हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कर रहे थे और उसके अंदर अपन देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे वो डोमिनेंट्स लीडर थे, वो रह गए थे। और हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट्स लीडर के अंदर भी हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये कुछ टॉपिक अपने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सह सहित व्याख्या के माध्यम से मैंने आपको ये करवा दिए थे। अब दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। इस वीडियो से सुभाष चंद्र बोस से आपको अवश्य एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप ग्रुप स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर होता है उस पेपर के अंदर ग्रुप के 3 ग्रुप आते हैं और 3 ग्रुप में से हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कभी ना कभी कोई ना कोई सुभाष चंद्र बोस से एक क्वेश्चन 100% मिलता है। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है उसको इस चैनल के बारे में अवश्य जरूर बताएं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से सह सहित व्याख्या के साथ में क्वेश्चन सहित और पूरा कंप्लीट आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल से आपको मैं ये कराने वाला हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे धीरे धीरे इसके बाद अपन बिल्कुल डिटेल से जाएंगे और आपको बेसिक से लेकर पूरा आपको थ्योरी के माध्यम से पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक है वो जीवनी किसकी है। ठीक है दोस्तों। और हम देखेंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक है ना। और कैसे भारत असहयोग मूवमेंट के बाद में हम देखते हैं 1920 के बाद में कैसे ये इन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, कैसे इस्तीफा दिया और कैसे जेल की तरफ गए और गांधी जी के जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन उसमें कैसे कूद पड़े। और जैसे हम देखते हैं कि जब चोरा चोरी कांड होता है उसके बाद में इनका भी धीरे धीरे मन परिवर्तित तो हो गया और हम देखते हैं कि कैसे फिर आगे ये चले गए। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उसके बाद आपको बिल्कुल सहित व्याख्या के साथ में आपको मैं ये कराऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखिए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो टॉपिक है ना सुभाष चंद्र बोस, हम देखते हैं इनका जन्म 23 जनवरी। कब जन्म हुआ था इनका? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और जगह की दोस्तों हम देखेंगे उड़ीसा, कटक पड़ता है, कटक। कटक में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। हम देखेंगे इनके पिताजी का नाम, हम देखेंगे जानकी नाथ बोस। पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस, पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। फिर देख तो हम देखेंगे इनकी माता जी का नाम देखेंगे प्रभावती बोस। माता का जो नाम था वो था प्रभावती बोस। प्रभावती बोस इनकी माता जी का नाम था। ठीक है। अब दोस्तों अपन इसका इनका देखेंगे कि सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात करेंगे कि 1920 से लेकर 1930 के बारे में बात करेंगे। 1930 से लेकर 1940 तक बात करेंगे और तीसरा अपन कार्यकाल लेंगे जो 1940 से लेकर 1945 के बीच में जो ये बाहर गए थे अंतर्राष्ट्रीय के अंदर। हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहले ये कलकत्ता से भगे और कलकत्ता से हम देखते हैं उसके जाने के बाद ये काबुल गए और काबुल से कैसे बर्लिन और जापान और किस तरह से ये सिंगापुर की तरफ गए, वो अपन तीसरे जो कार्यकाल है उसके अंदर अपन देखेंगे। 3 भागों में इसको अपन बांटेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 भागों में इसको अंदर बांटेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1920 से लेकर 1930 के बीच तक बांटेंगे इसको। ठीक है। फिर हम देखेंगे सेकंड 1931 से लेकर 1940 तक बांटेंगे और फिर लास्ट दोस्तों हम देखेंगे इनको 1940 से लेकर 1945 के अंदर हम देखते हैं ताइवान जो है, जो इनकी यहाँ जो प्लेन क्रैश के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है 1945 के आसपास। तो अपन 3 भागों में इसके अंदर बांटते हुए चलेंगे और सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों फिक्स एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहले जो है उनका कार्यकाल से। सबसे पहले अपन देखेंगे 1920 से लेकर 1930 के समय। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे 1920 के अंदर इन्होंने एक पेपर दिया था आईसीएस का। कौन सा पेपर दिया था इन्होंने? आईसीएस का पेपर दिया था।
और आईसीएस के पेपर दोस्तों इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान, चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि जब गांधी जी का जब मूवमेंट चलता है 1920 के अंदर, हम देखते हैं ये असहयोग मूवमेंट चलता है। इस असहयोग मूवमेंट के अंदर गांधी जी के आंदोलन के अंदर कूद जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये आईसीएस के अंदर चौथा स्थान प्राप्त करते हैं तो इन्होंने जो आईसीएस से त्याग पत्र दे देते हैं। क्या देते हैं? त्याग पत्र ये दे देते हैं। और हम देखते हैं कई बार ये जेल भी गए थे, ठीक है ना, कई बार ये जेल भी गए। और फिर जेल में आने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि 1923 के आसपास, तो ध्यान रखना कि गांधी जी के द्वारा जब इनका मूवमेंट चल रहा था, तो जब एसआईयू के अंदर हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक व्यक्ति से इनको मिलाया था और उनका नाम था सीआर दास। क्या नाम था? सीआर दास, ठीक है ना। उनसे मिले और उनसे बातें समझी और उनसे पूछकर ही सारी चीजें उनके द्वारा ही, सीआर दास के द्वारा हम देखते हैं कि 1923 के अंदर, तो हम देखते हैं कि 1923 के अंदर सीआर दास जब कलकत्ता, एक प्रकार से इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? सीआर दास ही इनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चित्तरंजन दास, क्या नाम था पूरा? चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम। सीआर दास का क्या नाम था? चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था। और हम देखते हैं कि कलकत्ता के अंदर ये इनको महापौर बनाया गया था, सीआर दास को 1923 के आसपास महापौर बनाया गया। जबकि जो सुभाष बाबू जी थे, सुभाष बाबू बने थे, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे, ये वो सीईओ, ये बने 1923 के आसपास। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि आईसीएस के अंदर इन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा के अंदर इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। और फिर इन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया दोस्तों? हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे गांधी जी के साथ में। और दोस्तों गांधी जी ने एक व्यक्ति से इनको मिलाया था, उनका नाम था सीआर दास। और सीआर दास के पद चिन्हों पर चलकर ये उनसे मनमोहित हो गए। और हम देखते हैं कि जब ये कलकत्ता के अंदर काम कर रहे थे तो खुद सीआर दास कलकत्ता के महापौर थे और सुभाष बाबू जी को इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और हम देखते हैं दोस्तों सीआर दास के कहने पर ही ये, हम देखते हैं कि सीआर दास के कहने पर ही ये प्रिंसिपल कॉलेज, सॉरी, सीआर दास के कहने पर ही ये नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने थे। नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज के क्या बने थे? प्रिंसिपल। नेशनल कॉलेज के क्या बने थे? प्रिंसिपल बने थे, ठीक है। किसके? कलकत्ता के अंदर कॉलेज था नेशनल कॉलेज, इसमें ही क्या बना था? ये प्रिंसिपल बने थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जब 1928 के अंदर, 1928 के आसपास हम देखते हैं कि कलकत्ता में, हम देखते हैं कि कलकत्ता में ही, कहाँ पे? कलकत्ता में ही हम देखते हैं दो व्यक्ति थे, एक तो सुभाष बाबू, सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू। सुभाष बाबू व जवाहरलाल, इन दोनों ने, हम देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की बात की थी। किसकी बात की थी? पूर्ण स्वराज की। जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने किसकी बात की थी? पूर्ण स्वराज की बात इन्होंने कही थी। पूर्ण स्वराज होना चाहिए, इन्होंने पूर्ण स्वराज की इन्होंने बात कही थी। और जैसे हम देखते हैं कि जब 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि डोमिनियन स्टेट की बात कही थी। और इनके द्वारा इनका फिर दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना, इनका भी, कि भाई कैसी बात कर रहे हैं कि डोमिनियन स्टेट तो नहीं होना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात इन्होंने करी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1928 के बाद हम देखते हैं एक नेहरू रिपोर्ट और आई थी। और हम देखते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर मुख्य भूमिका थी, नेहरू रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो मुख्य भूमिका थी वो किनकी थी? सुभाष बाबू जी की इनकी मुख्य भूमिका थी। मुख्य भूमिका किनकी थी? सुभाष बाबू जी की। सुभाष बाबू की, सुभाष चंद्र बोस जी की इनकी मुख्य प्रमुख भूमिका मानी जाती है। नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है। और हम देखते हैं कि दोस्तों 1930 के आसपास, क्या तारीख थी? 1930 के आसपास हम देखते हैं कि कलकत्ता के महापौर भी चुने गए थे। 1930 के आसपास क्या चुने गए थे? कलकत्ता के महापौर, कलकत्ता के महापौर, कलकत्ता के महापौर ये चुने। दोस्तों ये था 1920 से लेकर 1930 के बीच में इनका मेन चीज, ठीक है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों कि 1920 के आसपास
ICS के अंदर इनका एग्जाम दिया, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये गांधी जी के ऐसे ही आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे। और गांधी जी की प्रेरणा से हम देखते हैं कि इनके द्वारा CR दास से मिलते हैं और CR दास की प्रेरणा से लेकर हम देखते हैं इनके ही पद चिन्हों पर चलते हैं। इनके राजनीतिक गुरु भी CR दास ही बनते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब 1923 के आसपास CR दास कलकत्ता के महापौर थे, तो उसी समय हम देखते हैं सुभाष बाबू भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके अंदर बने थे। और हम देखते हैं कि CR दास के कहने पर ही नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी ये बने थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1928 के आसपास कलकत्ता के अंदर सुभाष बाबू और नेहरू जी ने, इन दोनों ने पूर्ण स्वराज की इन्होंने बात कही थी, डोमिनेंट स्टेट की बात नहीं करके पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट भी आई थी तो मुख्य जो मुख्य भूमिका इन्होंने किनकी थी, तो सुभाष बाबू जी की मेन भूमिका इसके अंदर मानी जाती है। और हम देखते हैं 1930 के आसपास ये कलकत्ता के महापौर बन गए थे। दोस्तों ये था 1920 से लेकर 1930 तक का इनका कार्यकाल। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे इनका सेकंड कार्यकाल आता है। हम देखेंगे 1931 से लेकर 1940 के बीच में सेकंड कार्यकाल। सेकंड हम देखेंगे 1931 से लेकर 1940 के बीच में इनका रहता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1933 से लेकर सबसे पहले इनको दो भागों में बांटेंगे। 1933 से लेकर 1936 के बीच में हम देखते हैं यूरोप प्रवास पे थे। किस पे प्रवास पे थे? यूरोप प्रवास पे, यूरोप प्रवास पे थे। और हम देखते हैं कि 1938 और 1939 हम देखते हैं कि दोनों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है, अधिवेशनों की अध्यक्षता। और हम देखते हैं 1938 के अंदर, हम सबसे पहले देखते हैं 1938 के अंदर हरिपुरा के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। जबकि 1939 में देखते हैं त्रिपुरी, कौन सा था? त्रिपुरी के अंदर इन्होंने कांग्रेस इसकी अध्यक्षता की थी, त्रिपुरी के अंदर। जबकि यहाँ पे हरिपुरा के अंदर इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि 1931 से लेकर 1940 के बीच में क्या रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 1933 से लेकर 1936 के बीच में कहाँ रहे थे? यूरोप प्रवास के ऊपर रहे थे। और हम देखते हैं कि यूरोप प्रवास के समय हम देखते हैं कि ये इटली के किससे मिले? मुसोलिनी से मिले। ये इटली किसके मिले? किससे मिले? इटली के मुसोलिनी से मिले, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी आयरलैंड के संपर्क में भी रही है, आयरलैंड के संपर्क में भी रही है, काफी आयरलैंड के संपर्क में भी रहे। और हम देखते हैं कि एक महिला थी एमिली सेंकेल, एमिली सेंकेल, इनसे इनका विवाह हुआ, प्रेम विवाह हुआ। और हम देखते हैं कि इनकी एक पुत्री हुई, उन पुत्री का नाम था अनीता बोस। क्या नाम था? अनीता बोस। इनकी एक पुत्री हुई थी, उस पुत्री का नाम था अनीता बोस, अनीता बोस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप के प्रवास में मिले गए। और हम देखते हैं इटली के मुसोनी से मिले, आयरलैंड से भी इनका संपर्क रहा। और हम देखते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी, इसका नाम था एमिली सेंकेल। और जो एमिली सेंकेल थी, इनसे इनका प्रेम विवाह हुआ। और इनसे जब इनका प्रेम विवाह हुआ तो उनसे एक पुत्री, उनका नाम था अनीता बोस, ठीक है, अनीता बोस उनका नाम था। अब देखते हैं दोस्तों, अब कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1938 के कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता हरिपुरा के अंदर सुभाष बाबू ने की, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था तो हम देखते हैं कि तमाम रियासतों को इन्होंने काफी वो भी किया था, ठीक है, अग्रेसित किया था कि आप आओ। प्रजामंडल आंदोलन के लिए इन्होंने काफी इनको जोड़ दिया था। और हम देखते हैं कि जब और 1938 के अंदर हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियोजन यानी राष्ट्रीय आयोजन समिति की जो स्थापना वो भी की थी, किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें काफी विवाद हुआ था। कैसे? हम देखते हैं कि जब 1939 का अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले सुभाष बाबू वर्सेज पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों ध्यान रखना कि सुभाष बाबू और पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों के बीच में चुनाव होता है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो चुनाव के अंदर सुभाष बाबू जीत जाते हैं, यानी एक प्रकार से पट्टाभी सीतारमैया की हार
गांधी जी की हार थी। गांधी जी ने ही पट्टाभी सितम्बर को खड़ा किया था। गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि सुभाष बाबू वापस से खड़े हो, और हम देखते हैं कि सुभाष बाबू यहाँ जीतते हैं। और जैसे सुभाष बाबू जीतते हैं, जब हम देखते हैं कि जब जैसे पट्टाभी सितम्बर हारते हैं, तो इस एक प्रकार से गांधी जी की हार मानी जाती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि सुभाष बाबू खुद ही इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप देते हैं गांधी जी को। और हम देखते हैं उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इनको सौंप देते हैं। तो कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कौन से की? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता ये करते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि खुद पंडित नेहरू जी के द्वारा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अधिवेशन के अंदर समय की थी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1939 के आसपास जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अधिवेशन के अध्यक्ष बनाता है, तो खुद फिर हम देखते हैं कि सुभाष बाबू को कांग्रेस से भी निकाल दिया जाता है। और खुद हम देखते हैं लास्ट में जाके दोस्तों हम देखते हैं कलकत्ता के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या नाम है उसका? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तारीख थी 3 मई 1939। हम देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया। और हम देखते हैं कि वहां पर कलकत्ता के अंदर खुद को नजरबंद कर दिया। क्या कर दिया? नजरबंद। तो दोस्तों ये था 1940 के बीच तक इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल। दोस्तों ये था, मैंने आपको समझा दिया पूरा। और हम देखते हैं कि इनको नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों ये था। फिर अपन देखेंगे 1940 के बाद में आगे की घटना क्या क्या हुई, और कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय के साथ समर्थन लेने के लिए और दोस्त का दोस्त दुश्मन नीति के ऊपर चलने के लिए कैसे ये बाहर विदेश के अंदर गए, और कैसे समर्थन लेने के लिए अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने की योजना बनाते रहे। और कैसे किसके अंदर हम देखते हैं कि गांधी जी ने भी इनको अच्छे से शब्द बोले, और राष्ट्रपिता की संज्ञा भी सुभाष बाबू ने इन्हीं को ही दी थी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी को। दोस्तों हम देखेंगे कि अगले कि जो 1940 के बीच में 1945 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी वो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप प्रवास पे रहे। हम देखते हैं इटली के मुसोलिनी से मिले, आयरलैंड से इनका संपर्क स्थापित किया। एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी एमिली सेंकेल, उनसे इनका प्रेम विवाह हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पुत्री का जन्म हुआ, उनका नाम था अनीता बोस। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1938 से 1939 के बीच में 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष बाबू ने की थी। और हम देखते हैं कि 1938 के अंदर हरिपुरा के अंदर इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि 1939 की जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता थी, जिसमें हम देखते हैं कि 2 लोगों के अंदर चुनाव होते हैं। और हम देखते हैं कि सुभाष बाबू और वर्षे पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों के बीच में चुनाव होता है। और इस चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि सुभाष बाबू जीत जाते हैं, और यानी पट्टाभी सीतारमैया की हार गांधी जी की हार मानी जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सुभाष बाबू खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता संभाल लेते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस से भी धीरे धीरे निकल जाते हैं, और देखते हैं कि कलकत्ता के अंदर भी इन्होंने कांग्रेस के जो प्रांतीय जो कमेटी थी उससे भी इनको निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों 3 मई तारीख थी 3 मई 1939, क्या तारीख है? 3 मई 1939 को हम देखते हैं कि इनके द्वारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना गठन कर दिया जाता है। कहां पे? कलकत्ता के अंदर। तो ये था 1940 तक की घटनाएं। अब देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा घटनाएं बता देता हूं 1940 के बाद की आगे की। नेक्स्ट है अपन देखेंगे 1940 से लेकर 1945 की घटनाएं, ठीक है। अब दोस्तों अपन देख रहे थे कि सरकार के द्वारा इनको 3 मई 1939 को के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया गया था, और इनको नजरबंद कर दिया गया था। फिर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 1940 के अंदर एक होलवेल स्टेच्यू था। 1940 के अंदर हम देखते हैं होलवेल स्टेच्यू होलवेल स्टेच्यू को हटाने के लिए होलवेल स्टेच्यू को हटाने के लिए होलवेल स्टेच्यू को हटाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये आंदोलन किया तो बोस जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और हम देखते हैं कि जब बोस को गिरफ्तार कर लिया गया तो हम देखते हैं कि इनको क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? नजरबंद इनको कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि जब ये नजरबंद रहे
तो इन्होंने वहीं बैठ कर इन्होंने पूरी योजना बनाई और कैसे बाहर निकले, और किस तरह से हम देखते हैं कि दोस्त का दोस्त हमेशा दुश्मन होता है, उस नीति के द्वारा ये चले। और हम देखते हैं कि विदेशी ताकतों से इन्होंने समर्थन लेने की कोशिश करी कि कैसे भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाला जाए, ये इस योजना के ऊपर चल रहे थे। और हम देखते हैं धीरे धीरे इनके बेटे, इनके जो क्या बोलते हैं, इनके जो भाई है, उनके जो बेटे थे शरद चंद्र बोस की योजना के द्वारा ये चलते हैं। और हम देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे ये कहां कहां गए, उस योजना पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कलकत्ता से ये, कलकत्ता से दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले ये योजना बनाए, और हम देखते हैं योजना बनाकर सबसे पहले हम देखते हैं कलकत्ता थे, और कलकत्ता सबसे पहले ये गए। हम देखते हैं कि काबुल, कहाँ गए, काबुल, काबुल गए। और हम देखते हैं कि काबुल से कहाँ गए ये, मॉस्को, रशिया गए, रूस गए। और हम देखते हैं कि मॉस्को के बाद हम देखते हैं बर्लिन गए, यानी जर्मनी गए। और हम देखते हैं कि बर्लिन के बाद में हम देखते हैं कि कहाँ गए, जापान की तरफ गए, कहाँ गए, जापान। और जापान जाने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कहाँ गए, सिंगापुर गए। और देखते हैं कि सिंगापुर के अंदर हम देखते हैं आज़ाद हिंद सरकार इन्होंने बना ली थी। और आज़ाद हिंद सरकार के बाद में, सिंगापुर के बाद में हम देखते हैं कि जब इनकी सरकार बन गई थी, तो हम देखते हैं कि जब ये जा रहे थे इधर रंगून, इधर के साइड में, तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि तारीख थी 1945, उसके अंदर इनके ट्रेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये बेसिक था कि कैसे कैसे वो गए थे। दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले कलकत्ता थे, और कलकत्ता से जैसे काबुल गए, ठीक है, काबुल गए। और काबुल जाने के बाद हम देखते हैं कि इनका एक पासपोर्ट था, ओरलैंडो मेसोटा। इस पासपोर्ट के द्वारा हम देखते हैं मॉस्को गए थे, कहां गए थे ये, मॉस्को चले गए थे। और हम देखते हैं जैसे ही 1941 के अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी ने जैसे ही रूस पर आक्रमण कर दिया था, दोस्तों हम देखते हैं कि जब दोनों के बीच में संधि थी कि जब जर्मनी और रूस पर आक्रमण नहीं करेगा, जैसे ही जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो ये रूस से छोड़ गया, यानी मॉस्को छोड़कर कहां चले गए, जर्मनी चले गए। और हम देखते हैं कि सुभाष बाबू जर्मनी चले गए। और जैसे जर्मनी चले गए, ठीक है, हम देखते हैं वापस से एक बार 1941 के अंदर दोस्तों हम देखेंगे 1941 के अंदर जर्मनी ने हम देखते हैं कि रूस पर आक्रमण किया, क्या किया, रूस पर आक्रमण किया। जैसे ही रूस पर आक्रमण किया, तो ये क्या, कहां चले गए, रूस छोड़कर, मॉस्को छोड़कर कहां चले गए, ये जर्मनी चले गए, कहां चले गए, जर्मनी, बर्लिन चले गए, बर्लिन चले गए, कहां चले गए, बर्लिन की तरफ ये चले गए। और हम देखते हैं जैसे ही बर्लिन गए, यानी जर्मनी गए, और जर्मनी में हम दोस्तों देखते हैं कौन था, हिटलर था, और हिटलर से मिलते हैं ये, ठीक है, जर्मनी में हम देखते हैं, जर्मनी में क्या मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये हिटलर से मिलते हैं सबसे पहले, किससे मिलते हैं, हिटलर से मिलते हैं। हिटलर से ये मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनको जो नेताजी की उपाधि मिली थी, वो कहां से कहां मिली थी, जर्मनी के अंदर इनको नेताजी की उपाधि भी मिली हुई थी, ठीक है, जर्मनी के अंदर इनको नेताजी की उपाधि मिली हुई थी, नेताजी, नेताजी की उपाधि कहाँ मिली हुई थी, जर्मनी के अंदर इनको नेताजी की भी उपाधि मिली हुई थी। तो तीसरी चीज ये है कि इन्होंने जर्मनी के अंदर, यानी बर्लिन के अंदर ही हम देखते हैं इन्होंने एक फ्री रेडियो सेंटर की स्थापना इन्होंने की थी, फ्री रेडियो सेंटर, फ्री रेडियो सेंटर, रेडियो सेंटर, यानी हम देखते तो स्वतंत्र रेडियो केंद्र। और हम देखते हैं कि इन्होंने जब बर्लिन के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने फ्री रेडियो सेंटर की स्थापना करी, तो इसके दो इन्होंने मुख्यालय भी खोले, एक तो रोम के अंदर खोला, एक पेरिस के अंदर भी खोला, रोम और एक पेरिस, ये दो जगह इन्होंने स्वतंत्र रेडियो केंद्र की स्थापना इन्होंने कर दी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जैसे ही ये जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, तो ये रूस छोड़कर, मॉस्को छोड़कर हम देखते हैं किसकी तरफ चले गए, ये जर्मनी की तरफ चल गए। और जैसे जर्मनी की तरफ गए, तो इन्होंने हिटलर से मिले, और हिटलर के मिलने के बाद हम देखते हैं कि इनको नेताजी की उपाधि भी इनको वहीं मिली हुई थी, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं दोस्तों बर्लिन के अंदर इन्होंने फ्री रेडियो सेंटर की स्थापना करी, और वहां से ये इन्होंने स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र रेडियो केंद्र, और इसके जो मेन सेंटर मुख्यालय हम देखते एक तो बर्लिन था ही, लेकिन इसके जो और जो केंद्र थे, दो केंद्र थे, एक तो रोम के अंदर, एक पेरिस के अंदर इन्होंने खोले। अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कि फरवरी 1943 के आसपास हम देखते हैं, फरवरी 1943 के आसपास, फरवरी 1943 के आसपास सुभाष जर्मनी से जाते हैं और जापान की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं सुभाष, जर्मनी से
यू बोट के द्वारा, किसी द्वारा, यू बोट, यू बोट के द्वारा, यू बोट के द्वारा कहाँ जाते हैं दोस्तों, जापान की तरफ ये जाते हैं। तो 1900 हम देखते हैं 1943 के आसपास हम देखते हैं कि जर्मनी से कहाँ जाते हैं, जापान जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहां का जो जापान का जो प्रधानमंत्री था कौन था, तोजो, तोजो से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, तोजो से। जापान का प्रधानमंत्री कौन था, तोजो, किससे मिलते हैं, तोजो से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था, हमने देखा कि कैसे ये कलकत्ता, कलकत्ता से काबुल, काबुल से हम देखते हैं कि मॉस्को, मॉस्को से हम देखते हैं कैसे बर्लिन, और बर्लिन से कैसे जापान की तरफ ये मूव करते हैं, और किस तरह से इन्होंने बर्लिन के अंदर क्या क्या काम किया। तो मैंने आपको पूरा एक बार वापस से समझा दिया, एक बार वापस समझा देता हूं मैं। फिर दोस्तों अपन देखेंगे आजाद हिंद सरकार कैसे बनती है, इसका नेतृत्व सुभाष बाबू किसके द्वारा सौंपा जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक आजाद सरकार बनी, आजाद हिंद फौज बनी सबसे पहले, फिर आजाद हिंद सरकार बनी, और उसके प्रधानमंत्री खुद कमांडर इन चीफ, और खुद हम देखते हैं राष्ट्रपति खुद सुभाष बाबू ही थे। कैसे कैसे घटना आजाद हिंद फौज की और एक आजाद हिंद सरकार के द्वारा कैसे कैसे आगे ये चीजें बढ़ती है, और हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार बनती है अस्थायी रूप से, कौन कौन देशों ने समर्थन किया था, वो आगे अपन अपन आगे देखें। एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ, देखो। हाँ, 1940 से 45 के बीच में दोस्तों हम देखते हैं कि होलवेल स्टेचू के को हटाने के कारण सबसे पहले हम देखते हैं सुभाष बाबू क्या गिरफ्तार कर लिया गया, और हम देखते हैं कि उनको नजरबंद कर दिया गया। और जैसे नजरबंद किया तो उन्होंने वहां पर योजना बनाई किस तरह से अपन विदेशों के अंदर जाकर अंग्रेजी ताकतों को हराकर कैसे अपन जो जर्मनी, हम देखते हैं कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 के बीच में हम सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, और कैसे ब्रिटेन को हराया जाए, ये इनका मेन लक्ष्य था। ठीक है, फिर अब देखते आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि एक इन्होंने योजना बनाई कि सबसे पहले कलकत्ता गए, कलकत्ता खुद थे, और हम देखते हैं कि इनके भाई था, ठीक है, उनके जो बेटे थे वो थे शिशिर कुमार बोस, शिशिर कुमार बोस, उनके साथ मिलकर हम देखते हैं कलकत्ता से काबुल गए, गाड़ी में बैठ के, वैन वो गाड़ी के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर बैठ के अच्छी, काफी अच्छी कार थी, कार के अंदर बैठ के गए थे, काफी अच्छी कार थी। ठीक है, काफी पैसे वाले थे सुभाष बाबू। फिर हम देखते हैं कैसे एक पासपोर्ट के द्वारा, ओरलैंडो पासपोर्ट के द्वारा काबुल से मॉस्को गए, मॉस्को बाद में हम देखते हैं बर्लिन गए, जर्मनी गए, उसके बाद हम देखते हैं जापान गए, और जापान से कैसे सिंगापुर की तरफ गए। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1941 के अंदर जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, और जैसे रूस पर आक्रमण कर दिया तो उसी तरह हम देखते हैं कि जर्मनी क्या बोलते हैं, रूस छोड़कर कहां चले गए, जर्मनी बर्लिन चले गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन कि इसके बाद हम देखते हैं जर्मनी जैसे मिले तो ये हिटलर से मिलते हैं, और हम देखते हैं कि नेताजी की उपाधि इनको मिलती है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि इन्होंने यहाँ पर फ्री रेडियो सेंटर की स्थापना करी, जो कि स्वतंत्र रेडियो केंद्र था। इनके दो और केंद्र थे, एक तो रोम था, एक पेरिस था। और हम देखते हैं कि फरवरी 1943 के आसपास सुभाष जर्मनी से यू बोट के द्वारा जापान की ओर, और वहां का जो प्रधानमंत्री थे तोजो से वहां ये मिलते हैं। तो ये था। अब दोस्तों अपन बात करेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। देखो, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों हम देखते हैं कि जापान के और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 के आसपास में, हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। हम देखते हैं कि ब्रिटेन और जापान, हम देखते हैं कि दोनों लड़ रहे थे, और जो ब्रिटेन की तरफ से जो लोग गए थे भारत से, वो जो अपने भारतीय जो सैनिक थे वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए गए हुए थे। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं कि जब जापान के से लड़ने के लिए गए तो वहां की जो जापानी सरकार थी उन्होंने इन जो हमारे जो भारतीय जो सैनिक थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया, यानी उनको यहाँ पे हरा दिया, और हराने के बाद में खुद के अंदर मतलब अपने जो जेल के अंदर इनको बंद कर दिया गया। तो दोस्तों ये था मेन कारण, तो कि जो जापान के लिए लड़ने गए थे ब्रिटेन की तरफ से जो सैनिक थे उनको इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको यहाँ पे गिरफ्तार करके हम देखते हैं जेल के अंदर डाल दिया। अब दोस्तों हम देखते हैं उनमें से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम था, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो दोस्तों सबसे देखिए ब्रिटेन वर्सेज जापान, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, और हम देखते हैं कि जापान की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ने के लिए गए थे, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक लड़ने के लिए गए थे, और हम देखते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये वहां हार जाते हैं ब्रिटेन से, और हम जापान के द्वारा, सॉरी है ना, ठीक है ना, ब्रिटेन जीत जाता है, सॉरी ब्रिटेन हार जाता है, और जो उनके सैनिक थे वो उनको ये जापान के लोग ये पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं जैसे ब्रिटेन भारतीय सैनिक को लड़ने के लिए भेजा था, लड़ने गए थे ये, और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम था, कैप्टन मोहन सिंह, जो 15 दिसंबर
1941 के आसपास हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। सबसे पहले दोस्तों किसने स्थापना करी थी? हम देखते हैं कि हम 1800 हम देखते हैं 1941 के आसपास कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना यहाँ पे इन्होंने की। अब देखते हैं दोस्तों सुबह रास बिहारी बोस थे, वो हम देखते हैं कि होर्डिंग बम कांड में आ गए थे और धीरे दोस्तों हम देखते हैं कि जापान की तरफ ये आए हुए थे। और दोस्तों बात चल रही थी कि आजाद हिंद जो फौज थी उसका नेतृत्व किसको दे, तो दोस्तों हम देखते हैं कि जापान की तरफ रास बिहारी बोस आए हुए थे और इनको नेतृत्व सौंप दिया गया। ठीक है ना, हम देखते हैं कि जब मार्च 1942 के आसपास, मार्च 1942 के आसपास दोस्तों हम देखते हैं कि टोक्यो के अंदर, कहां पे? टोक्यो के अंदर रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने हम देखते हैं कि कहां पे? टोक्यो के अंदर इन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी। इसकी स्थापना करी टोक्यो के अंदर। हम देखते हैं जापान के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। कहां की? टोक्यो के अंदर रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इन्होंने जून 1943 के आसपास कि अब भाई कि 1943 के आसपास बैंकॉक के अंदर हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इनका क्या किया गया? एक सम्मेलन बुलाया गया था जून 1943 को। जून 1943 को हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का सम्मेलन बुलाया गया था, का सम्मेलन बुलाया गया था। अब दोस्तों बात चल रही थी किसे आजाद हिंद फौज, जो आजाद हिंद फौज है इसको कमान किसको सौंप दे। ठीक है, मेन बात ये चल रही थी। और हम देखते हैं कि इसी समय बॉस भी जापान की तरफ आए हुए थे। और हम देखते हैं कि जब ये कहां पे स्थापना की थी? बैंकॉक के अंदर। दोस्तों सम्मेलन कहां हुआ था? बैंकॉक। कहां हुआ था? बैंकॉक। कहां हुआ था इसका सम्मेलन का आयोजन? बैंकॉक के अंदर हुआ था। और हम देखते हैं कि जो बॉस, किसको? बॉस को, ठीक है, और किनको? सुभाष चंद्र बोस को हम देखते हैं कि लीग प्लस आजाद हिंद फौज, लीग प्लस आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का फैसला किया गया। नेतृत्व सौंपने का हम देखते हैं कि जापान की तरफ आए हुए थे ये सुभाष बाबू। हम देखते हैं कि जर्मनी छोड़कर जापान आ ही गए थे। और जापान के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ये जो रास बिहारी बोस की लीग, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, और हम देखते हैं कैप्टन मोहन सिंह की आजाद हिंद फौज सरकार का, हम देखते हैं कि इन्होंने नेतृत्व जून 1943 के अंदर इन्होंने नेतृत्व सौंपने का फैसला किया गया, सौंपने का निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जून 1943 में हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की सम्मेलन बुलाया गया। कहां पे? बैंकॉक के अंदर बुलाया गया। और हम देखते हैं कि रास बिहारी बोस की लीग थी, एक तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, और जो आजाद हिंद फौज सरकार, आजाद हिंद फौज थी, तो ना सरकार नहीं है, अभी सरकार बनी नहीं है। ठीक है ना, आजाद हिंद फौज जो नेतृत्व है वो सौंपने का निर्णय किसे दिया गया? सुभाष बाबू को इसका निर्णय लिया गया। और हम देखते हैं कि तारीख थी 4 जुलाई, उसमें तो दोस्तों निर्णय लिया है, तारीख थी 4 जुलाई 1943। हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1943 के अंदर हम देखते हैं कि सिंगापुर में, कहां पे? सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज, INA, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, यहाँ दोस्तों निर्णय लिया गया है। और हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1943 को INA की कमान किसको सौंप दी? सुभाष बाबू को खुद को सौंप दी। सुभाष आजाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी? सिंगापुर के अंदर सुभाष बाबू को सौंप दी, सुभाष बाबू को, सुभाष बाबू को इसमें सौंप दी। और हम देखते हैं कि खुद को किसको, कि सेनापति खुद बने। ठीक है, खुद ही सेनापति बन रहे हैं, सेनापति खुद ही बन रहे हैं। ठीक है,
तो आजाद हिंद फौज का जो सेनापति किसको नियुक्त कर दिया, हम देखते हैं कि सुभाष बाबू को ही सेनापति नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, नारा कौन सा दिया, दिल्ली चलो, इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, कहाँ चलो, दिल्ली, दिल्ली चलोगे, इन्होंने नारा दिया। दोस्तों ध्यान रखना कि 4 जुलाई 1943 के अंदर सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो सुभाष बाबू को दे दी गई। और जबकि हम देखते हैं कि जून 1943 के अंदर रास बिहारी बोस और लीग जो आजाद हिंद फौज थी दोनों ने मिलकर सुभाष बाबू को निर्णय लिया गया कि आजाद हिंद फौज सरकार फौज है वो हम सुभाष बाबू को सौंपने निर्णय लेते हैं। और हम देखते हैं कि 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी, सुभाष बाबू को दे दी। तो यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कि अब जब जैसे ही हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज बनी और हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का अब क्या होगा, पुनर्गठन होगा। 5 जुलाई तारीख थी, 4 जुलाई को बन रही है, जबकि हम देखते हैं 5 जुलाई को वापस पुनर्गठन हो रहा है। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हो रहा है, का पुनर्गठन होता है। क्या होता है, पुनर्गठन, वापस से पुनर्गठन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सेनापति खुद बन रहे हैं, खुद सुभाष बाबू सेनापति बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कौन कौन से रेजिमेंट डिवीजन बने, ठीक है ना। हम देखते हैं रेजिमेंट कौन कौन सी बनी। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे रेजिमेंट कौन कौन सी बनी। दोस्तों पहले हम देखेंगे कि कुछ रेजिमेंट बनी। सबसे पहले हम देखेंगे सुभाष ब्रिगेड बनी, सुभाष ब्रिगेड हम देखेंगे। सेकंड दोस्तों हम देखेंगे गांधी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ठीक है। तीसरे दोस्तों हम देखेंगे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, हम देखते हैं आजाद ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, ठीक है। कौन कौन सी, सुभाष ब्रिगेड, ठीक है, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, और हम देखते हैं नेहरू ब्रिगेड रेजिमेंट, नेहरू ब्रिगेड, ठीक है। और हम देखें सुभाष जो ब्रिगेड थी हम देखते हैं उसका जो बनाया गया था वो बनाया शाहनवाज खान, शाहनवाज खान को, शाहनवाज खान, ठीक है, इनको बनाया गया था। जबकि हम देखते हैं नेहरू ब्रिगेड का जो मैन थे वो कौन थे, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, क्या नाम था, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, इनको कमान इनको सौंपी गई थी। दोस्तों ये थे, इसमें हम देखते हैं कि 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है और हम देखते हैं कि कुछ रेजिमेंट बनाई गई थी, कुछ ब्रिगेड बनाई गई थी। इसमें हम देखते हैं सुभाष ब्रिगेड को शाहनवाज खान को, सुभाष ब्रिगेड के तो शाहनवाज खान को हेड बनाया गया, गांधी ब्रिगेड के गुरु दयाल सिंह ढिल्लो को, और कुछ और थी जैसे आजाद ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी। तो हम देखते हैं दोस्तों एक महिला ब्रिगेड और थी रेजिमेंट, जिसमें हम देखते हैं कमांडर महिला, कमांडर उस हम देखते हैं महिला की तरफ से लक्ष्मी स्वामीनाथन, क्या नाम था, लक्ष्मी सहगल, क्या नाम था, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल, इनको कमान सौंपी गई थी, ठीक है ना। तो ये महिला जो थी उसका नाम था झांसी रेजिमेंट, क्या नाम था, झांसी रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, ठीक है। ये दोस्तों 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज सरकार का पुनर्गठन किया था। और हम देखते हैं प्रतीक चित्र, जो प्रतीक चित्र था वो था बाघ, प्रतीक, इनको चित्र किसका, आजाद हिंद फौज का बाघ बनाया गया, ठीक है, बाघ बनाया गया। और हम देखते हैं कि इनका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य जो था वो था, हम देखते हैं कि एकता वफादारी एवं बलिदान, एकता, एकता, ठीक है, वफादारी, वफादारी व बलिदान, व बलिदान। तो ये दान तीनों क्या थे, इनके आदर्श वाक्य इनके माने जाते हैं। कौन कौन से, एकता, वफादारी व बलिदान। और हम देखते हैं कि सिंगापुर से इन्होंने आजाद हिंद रेडियो की भी इन्होंने स्थापना की थी। कहां से, हम देखेंगे नेक्स्ट, सिंगापुर से ही, सिंगापुर से दोस्तों हम देखेंगे इन्होंने हिंद आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना इन्होंने की थी, आजाद हिंद रेडियो की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये था दोस्तों ये वाली बात, सिंगापुर में कहा की थी, किसकी की थी, आजाद हिंद रेडियो की इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों ध्यान रखना। अब आती दोस्तों
21 अक्टूबर, तारीख थी 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 1900। दोस्तों ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर तारीख थी। और हम देखते हैं कि सिंगापुर में, कहां पे, सिंगापुर में, सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद सरकार, किसकी सरकार, आजाद हिंद सरकार बन, दोस्तों ध्यान रखना, पहले आजाद हिंद फौज थी, अब सरकार बन रही है, ठीक है, आजाद हिंद सरकार का गठन हो रहा है। और हम देखते हैं कि आजाद हिंद सरकार बन रही है कहां पे, सिंगापुर के अंदर, ठीक है, आजाद हिंद सरकार। और हम देखते हैं कैसी, अस्थाई, कैसी है, अस्थाई सरकार ये है। और हम देखते हैं कि जो सरकार बनी है इसके अंदर आप देखते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो प्रधानमंत्री हम देखते हैं खुद सुभाष बाबू प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि चीफ कमांडर कौन है, तो चीफ कमांडर खुद सुभाष बाबू है। दोस्तों ध्यान, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति भी खुद सुभाष बाबू है। यानी तीनों प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ कमांडर, हम देखते हैं तीनों ही सुभाष बाबू ये बन रहे हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि रंगून के अंदर इनका एक और हेडक्वार्टर खोला गया, सिंगापुर तो ही, तो हम देखते हैं कि खुद प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, हम देखते हैं सुभाष बाबू, कौन बन रहे हैं, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू खुद क्या बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, रंगून के अंदर इन्होंने एक और हेडक्वार्टर खोला, कहां पे, रंगून में, सिंगापुर में तो था ही, हेडक्वार्टर खोला, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो जो अस्थायी सरकार बनी थी, आजाद हिंद फौज सरकार कैसी थी, अस्थायी सरकार थी। इसमें हम देखते हैं कि टोटल 9 राष्ट्रों ने इनको मान्यता प्रदान की थी। कितने राष्ट्रों ने, टोटल 9 राष्ट्रों ने, टोटल 9 राष्ट्रों ने, कितने राष्ट्रों ने, टोटल 9 राष्ट्रों ने इनको अस्थायी मान्यता प्रदान की थी, अस्थायी मान्यता प्रदान की थी, मान्यता प्रदान की थी। दोस्तों सबसे पहले सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हो रही है 21 अक्टूबर 1943 के दिन। हम देखते हैं सिंगापुर के अंदर ही आजाद हिंद सरकार की स्थापना हो रही है, सरकार की। दोस्तों ध्यान रखना, ये अस्थायी सरकार थी, इसके खुद प्रधानमंत्री खुद सुभाष बाबू, प्रधानमंत्री कौन, खुद सुभाष बाबू, चीफ ऑफ कमांडर खुद सुभाष बाबू। और हम देखते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर बना, और हेडक्वार्टर बना दोस्तों रंगून के अंदर इनका हेडक्वार्टर बनता है। और हम देखते हैं कि टोटल 9 राष्ट्रों ने अस्थायी रूप से इनको मान्यता प्रदान की थी। दोस्तों टोटल कितने थे, 9 राष्ट्र, कितने थे, टोटल 9 राष्ट्र थे। अब देखिए कौन कौन से 9 राष्ट्र थे जिनको इनको मान्यता प्रदान की थी। हम देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि एक तो है जर्मनी, जापान, जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, कोरिया, ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, हम देखते हैं कोरिया। और दोस्तों हम देखेंगे इसके अलावा चीन, चीन, सातवां दोस्तों थाईलैंड, यहाँ पे थाईलैंड। और ये देखेंगे 8 हुआ, थाईलैंड के बाद हम देखेंगे बर्मा, और दोस्तों लास्ट है फिलीपींस। लास्ट कौन सा है, फिलीपींस। दोस्तों ये थे टोटल 9 राष्ट्र थे जिन्होंने आजाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की थी। सबसे पहले जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, कोरिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा और फिलीपींस। तो दोस्तों हम देखते हैं कुछ मंत्री बनाए गए थे इसके अंदर, क्या बनाए गए थे, मंत्री। और हम देखते हैं कि मंत्रियों में सबसे पहले हम देखेंगे कि वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री, इनका नाम था एस.सी. चटर्जी। क्या नाम था, एस.सी. चटर्जी। क्या नाम था, एस.सी. चटर्जी वित्त मंत्री बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि प्रचार मंत्री बनाए गए, प्रचार मंत्री। और हम देखते हैं प्रचार मंत्री किसको बनाया गया, एम.ए. अय्यर को, इसको अय्यर, एम अय्यर। और दोस्तों हम देखेंगे तीसरा जो महिला मंत्री थी वो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला मंत्री, महिला मंत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, इन्हें मंत्री बनाया गया। दोस्तों ये थे टोटल कि इनको मंत्री बनाया, सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जैसी आजाद हिंद फौज सरकार थी, आजाद हिंद फौज थी, जापानियों के सहयोग से हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना।
जापान के सहयोग से हम देखते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप पर कब्जा भी कर लेते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि अंडमान को नाम बदलकर हम देखते हैं कि शहीद द्वीप कर लेते हैं, जबकि निकोबार का द्वीप नाम चेंज करके हम देखते हैं स्वराज द्वीप कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 1945 के आसपास हम देखते हैं जापान सरेंडर हो जाता है अमेरिका के आगे और आत्मसमर्पण कर देता है। और हम देखते हैं कि फिर आजाद हिंद फौज को क्या है, सरकार से हटना पड़ता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि सुभाष बाबू को ताइवान जाते समय दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था सुभाष बाबू के बारे में बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको समझा दिया है, कौन कौन सी चीजें। दोस्तों वापस से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट शुरू से। हाँ, तो ये है शुरू से स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के अंदर कटक उड़ीसा के अंदर होता है। पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस और जबकि हम देखते हैं माता जी का नाम था प्रभावती बोस। तो हमने इसे 3 कालक्रम के अंदर बांटा है सुभाष बाबू को। हम सबसे पहले हम देखेंगे 1920 से 1930 तक, फिर सेकंड है 1931 से 40 तक, थर्ड है 1940 से लेकर 1945 के रूप में हमने 3 भागों के अंदर इनको बांटा है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में, सबसे पहले 1920 के अंदर इन्होंने एक आईसीएस का पेपर दिया था और उस पेपर के अंदर हम देखते हैं कि चौथा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय आईसीएस के पेपर के अंदर ये चौथा स्थान प्राप्त कर रहे हैं और हम देखते हैं कि त्याग पत्र भी दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये गांधी जी के ऐसे ही आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे। और जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही गांधी जी के 1922 का हम देखते हैं कि चोरा चोरी कांड होता है, उसके बाद में इनका पूरा जो था, गांधी जी ने इनको बता रखा था कि आप सीआर दास से मिलिए, इन्हीं के ही राजनीतिक गुरु सीआर दास मिलते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि जब जैसे सीआर दास से मिले, ये काफी प्रभावित हुए सीआर दास से भी। और हम देखते हैं कि 1923 के आसपास जब सीआर दास चित्तरंजन दास, क्या नाम था, चित्तरंजन दास, कलकत्ता के अंदर महापौर बनते हैं, तो खुद सुभाष बाबू को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि खुद सीआर दास के द्वारा एक हम देखते हैं कि नेशनल कॉलेज के भी इन्हें प्रिंसिपल बनाया गया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1928 के आसपास कलकत्ता के अंदर सुभाष बाबू व जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की बात इन्होंने कही थी। और हम देखते हैं कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो मुख्य भूमिका किसकी थी, सुभाष बाबू की मुख्य भूमिका थी। दोस्तों ध्यान रखना 1930 के आसपास कलकत्ता के अंदर ये महापौर बनते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों फिर देखेंगे नेक्स्ट 1931 से लेकर 1940 के बीच में जो कार्यकाल रहा था, हम देखते हैं सबसे पहले 1933 से 36 के बीच में ये यूरोप के प्रवास पे गए थे। और हम देखते हैं इटली के मुसोलिनी से मिले, आयरलैंड से इन्होंने संपर्क स्थापित किया। और हम देखते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी एमिली सेंकेल, उन्होंने इससे शादी करी। हम देखते हैं कि उनकी एक पुत्री, उनका नाम था पुत्री अनिता बोस। दोस्तों हम देखते हैं कि 1938 से लेकर 1939 दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू के नेतृत्व में की गई थी। 1938 के अंदर हम देखते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1939 के आसपास त्रिपुरी के अंदर इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की। हम देखते हैं कि सुभाष बाबू वर्सेस पट्टाभी सीताराम मैया के बीच में लड़ाई चल रही थी, यानी एक प्रकार से गांधी जी ने खड़ा किया था पट्टाभी सीताराम मैया को। और हम देखते हैं कि इसके अंदर सुभाष बाबू की जीत जाते हैं, यानी पट्टाभी सीताराम मैया की हार एक प्रकार से गांधी जी की हार थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सुभाष बाबू खुद पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं अध्यक्षता का। और हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता इनको सौंप देते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये कांग्रेस से भी निकल जाते हैं, प्रांतीय कमेटी से भी निकल जाते हैं। और हम देखते हैं खुद 3 मई 1939 के अंदर कलकत्ता के अंदर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन उन्होंने करने लग गए थे। दोस्तों ये कहानी थी 1900 जो थी 39 तक ये कहानी थी। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे 1940 के बीच में 1945 के बीच में घटना, क्या क्या घटना हुई। सबसे पहले हम देखेंगे 1940 के अंदर एक होलवेल स्टेचू था, उसको हटाने के लिए ये आंदोलन चल रहा था। हम देखते हैं कि सुभाष बाबू को इसके अंदर नजरबंद कर दिया गया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये योजना बना रहे थे किस तरह से जो ब्रिटिश हुकूमत है, हम देखते हैं कि 1939 के अंदर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, जर्मनी के साथ में लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। और तमाम देशों के साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन की, और ब्रिटेन की सबसे अधिकतर चल रही थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कलकत्ता से इन्होंने योजना बनाई कैसे विदेशी ताकतों से अपना बढ़ाया जाए। हम देखते हैं कि दोस्त का दोस्त हमेशा दुश्मन होता है, ठीक है ना। तो हम इन्होंने जिस तरह से ब्रिटेन ये धीरे धीरे अब जर्मनी की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनसे दोस्ती बना रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन से तो इनकी बनी नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन को ये यहाँ से हराना चाहते थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कलकत्ता से योजना पूरी बन चुकी, कंप्लीट इनकी माइंड में चल रही थी कि कैसे कैसे क्या योजना बनानी है। दोस्तों हम देखते हैं कि उनके भाई के बेटे से ये मिले और पूरी जो घटना बनती है, ठीक है ना, ये इन्होंने वेश भी बदला, ठीक है ना, काफी बदल के हम देखते हैं कलकत्ता से रवाना हुए, कार में बैठकर रवाना हुए। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे काबुल गए, काबुल से ऑरलैंडो मेसोटा के द्वारा हम देखते हैं मॉस्को गए। और जैसे दोस्तों मॉस्को गए तो हम देखते हैं कि जर्मनी ने रूस के साथ में संधि कर रखी जिसमें कि युद्ध नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है कि अचानक 1941 के आसपास तारीख थी, 1939 के आसपास जर्मनी के द्वारा रूस पर आक्रमण
कर दिया जाता है। और जैसे ही रूस पर आक्रमण कर दिया तो सुभाष बाबू थे वो कहाँ चले गए, बर्लिन की तरफ यानी जर्मनी की तरफ ये चले गए दोस्तों। फिर आगे की, फिर जापान के, जापान के बाद में ये सिंगापुर की तरफ चले गए दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जर्मनी के अंदर इन्होंने, सबसे पहले हम देखते हैं हिटलर से मिलते हैं और हम देखते हैं कि नेताजी की उपाधि धारण करते हैं, और हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर ही ये फ्री रेडियो सेंटर यानी स्वतंत्र रेडियो केंद्र की स्थापना करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने वहां पर दो केंद्र और स्थापित किए, एक तो रोम के अंदर और एक पेरिस के अंदर। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि फरवरी 1943 के आसपास सुभाष जर्मनी से यू बोट के माध्यम से कहाँ पे चले गए, जापान चले गए, और वहां के जो प्रधानमंत्री थे तोजो से ये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे अब आजाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आजाद हिंद फौज का कैसे नेतृत्व किस किस को सौंपा गया। दोस्तों ध्यान रखना कि ब्रिटेन वर्सेस जापान के बीच में युद्ध चल ही रहा है, और दोस्तों ध्यान रखना सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ने के लिए गए हुए थे। और हम देखते हैं कि जो लड़ने के लिए गए थे सैनिक, इसके अंदर हम देखते हैं जापान के द्वारा इनको आधो को तो गिरफ्तार कर लिया था। उनमें से एक थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। उनके द्वारा 15 दिसंबर को आसपास 1941 के आसपास कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्थापना करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि रास बिहारी बोस अब इसका नेतृत्व किसको सौंपे, कि भाई कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना कर दी आजाद बहुत सारे सैनिकों के साथ में, लेकिन इसका नेतृत्व किसी राष्ट्रीय नेता को इनका नेतृत्व सौंपना चाहिए। और हम देखते हैं कि उस समय की रास बिहारी बोस जापान की तरफ ये आए हुए थे। और हम देखते हैं कि तारीख थी मार्च 1942 के अंदर, हम देखते हैं टोक्यो की तरफ आए हुए थे, और रास बिहारी बोस ने हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने कर दी थी। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि जून 1943 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन बुलाया गया, बैठक बुलाई गई यहाँ पर बैंकॉक के अंदर। और हम देखते हैं कि यह घोषणा की गई कि लीग व आजाद हिंद सरकार का जो नेतृत्व है सौंपने का निर्णय किसे दिया गया, बोस को इनका नेतृत्व दिया गया। और तारीख थी दोस्तों हम देखेंगे 4 जुलाई 1943 की, कहां पर, सिंगापुर के अंदर। आजाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी गई, सुभाष बाबू को आजाद हिंद फौज की कमान 4 जुलाई 1943 को सौंप दी गई। और हम देखते हैं कि सेनापति किसे बनाया गया, खुद जो कमांडर इन चीफ थे वो खुद कौन बने, सुभाष बाबू कमांडर इन चीफ बने। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने नारा दिया, किसका नारा दिया, दिल्ली चलो के इन्होंने नारा दिया। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, दो तारीख थी फिर 5 जुलाई 1943 की, खुद आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया वापस से। हम देखते हैं रेजिमेंट बनाई गई कुछ कुछ, सुभाष ब्रिगेड, इसके शाहनवाज खान, गांधी ब्रिगेड के गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, तीसरे आजाद ब्रिगेड, चौथी है नेहरू ब्रिगेड। और हम देखते हैं कि एक महिला झांसी रेजिमेंट बनी, इसके जो बने कमांडर वो बनी थी लक्ष्मी सहगल, इसकी बनी थी। और हम देखते हैं कि प्रतीक चित्र बनाया गया बाघ को। और दोस्तों ध्यान रखना आदर्श वाक्य बना, एकता वफादारी व बलिदान, इसका आदर्श वाक्य किसका, आजाद हिंद फौज का। नेक्स्ट अपन देखेंगे, हाँ, और हम देखते हैं कि सिंगापुर के अंदर ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना इन्होंने कर दी। हम देखते हैं कि फिर 21 अक्टूबर 1943, तो इंपॉर्टेंट है सबसे, 21 अक्टूबर 1943 के अंदर हम देखते हैं सिंगापुर के अंदर ही आजाद हिंद सरकार की अस्थायी रूप से सरकार बनती है। प्रधानमंत्री खुद सुभाष बाबू बनते हैं, उसका हेडक्वार्टर रंगून को बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना खुद तीनों के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ, खुद अब सरकार बन रही है। ठीक है ना, अब इस सरकार बन रही है, सरकार के अंदर मंत्री भी होंगे। ठीक है ना, और हम देखते हैं जब से सरकार बनती है अस्थायी रूप से, टोटल 9 राष्ट्रों ने इनकी जो मान्यता प्रदान की थी, टोटल 9 राष्ट्रों में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से राष्ट्र थे, जर्मनी, जापान, इटली, आयरलैंड, कोरिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा और फिलीपींस, टोटल 9 थे। और 9 के हम देखते हैं टोटल 9 देशों ने इनको अस्थायी रूप से राष्ट्रीय वो मान्यता प्रदान की थी। और दोस्तों हम देखते हैं कि मंत्री कौन कौन बने, वित्त मंत्री एस सी चटर्जी, प्रचार मंत्री एम अय्यर, और दोस्तों ध्यान रखना महिला मंत्री लक्ष्मी स्वातन इसके अंदर मंत्री बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो आजाद हिंद फौज थी जापानियों के सहयोग से अंडमान पर जो निकोबार द्वीप है उस पर कब्जा कर लेते हैं, और अंडमान का नाम बदलकर हम देखते हैं शहीद द्वीप, जबकि निकोबार का द्वीप नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना 1945 के आसपास आते आते जापान अमेरिका से सरेंडर हो जाता है। ठीक है ना, धीरे धीरे सरेंडर हम देखते हैं कि 9 अगस्त जो हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त, 9 अगस्त 2 तारीख है, यहाँ पे परमाणु बम छोड़ दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि वापस वही सरेंडर भी हो जाता है जापान, किससे, अमेरिका से। दोस्तों हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज को वहां से हटना पड़ता है। और दोस्तों धीरे धीरे हम देखते हैं कि ताइवान जाते समय सुभाष बाबू की दुर्घटना में प्लेन क्रैश में अंदर हत्या हो जाती है। और हम देखते हैं कि इनका ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों ये नारा था। दोस्तों ये चीज थी सारा, मैंने आपको सुभाष बाबू के अंदर आपको कंप्लीट आपको मैंने ये करवा दिया है। दोस्तों ध्यान रखना एक चीज और है, इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी, हम देखते हैं कि एक इंडियन स्ट्रगल, क्या नाम है, द इंडियन स्ट्रगल, पुस्तक कौन कौन सी है दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल।
दोस्तों ये इनकी पुस्तक थी, द इंडियन स्ट्रगल इनकी ये। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये द इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक थी। दोस्तों ये हुआ सुभाष बाबू के बारे में। दोस्तों अब कुछ स्टेटमेंट आएंगे, आपको सारा इसके अंदर आपको समझा दिया, क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। आपको मैंने सुभाष बाबू के बारे में तो पूरा डिटेल से, बेसिक से और आपको हर चीज समझाते हुए मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन था, अपन देखेंगे हाँ, स्प्रिंगिंग टाइगर की पुस्तक जीवनी किसकी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है भगत सिंह, सेकंड है सुभाष बाबू, थर्ड है चंद्रशेखर आजाद और फोर्थ है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष बाबू, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? हम देखेंगे सुभाष बाबू की ये मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना जो जो क्वेश्चंस मैंने करा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन, जो सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपको डाल रखे हैं। आपको थ्योरी के माध्यम से सब कुछ समझा दिया है। अब आपको देखना है कैसे आपको याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? दोस्तों ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है हरिपुरा, सेकंड है मद्रास, तीसरा है त्रिपुरी और फोर्थ है कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इजी सा क्वेश्चन है, त्रिपुरी था। तो ये मामला पूरा आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष बाबू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का नेतृत्व कब सौंपा गया? दोस्तों आपको बताया था मैं, सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का नेतृत्व कब सौंपा गया। तो दोस्तों जब नेतृत्व सौंपा गया तारीख थी 1900, ऑप्शन है 1941, ऑप्शन है 1942, ऑप्शन है 1943, ऑप्शन है 1944। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? 1943 के समय हम देखते हैं कि इसका जो आईएनए का नेतृत्व सौंपा गया था 1900। आप देखोगे पुराने, आपको बिल्कुल जो मैं डिटेल समझाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सुभाष बोस की आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी नॉन इंडियन, सेकंड है ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेवोल्यूशन, थर्ड है ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन इंडियन पिलग्रिम और फोर्थ है ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन इंडियन सोल्जर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी एंड इंडियन पिलग्रिम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था कि मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का कट्टर विरोध करता हूं, हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों किसका होगा? पहला है महात्मा गांधी, सेकंड है मौलाना आजाद साहब, थर्ड है जेपी कृपलानी और फोर्थ है सुभाष बाबू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभाष बाबू। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि 1920 के अंदर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है वर्ष 1938 और 1939 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। तो तीसरा है मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों लास्ट है कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। दोस्तों ये गलत है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो किसमें लिया था? हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। तो उसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों मैंने बता दिया आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज कहाँ पे गई थी? सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू ने की थी? तो पहला ऑप्शन हरिपुरा, सेकंड है नागपुर, थर्ड है लाहौर और फोर्थ है दिल्ली। दोस्तों इजी सा है, तो हरिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों में आपको और अपने साथी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। यह कथन निम्न में से किसकी घोषणा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एम.एन. रॉय, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभाष बाबू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? दोस्तों मैंने आपको करवा दिया है। फर्स्ट है मकसूदा, सेकंड है हामिद, तीसरा है आबिद हुसैन और फोर्थ है ऑरलैंडो मेसोटा। दोस्तों कौन सा पासपोर्ट था? ऑरलैंडो पासपोर्ट मेसोटा के नाम से ये कहा गए थे काबुल से। हम देखते हैं बर्लिन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस के पहले आईएनए का सेनाध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके पहले आईएनए का अध्यक्ष सेनाध्यक्ष कौन था? पहला है ज्ञानी प्रीतम सिंह,
सेकंड है कैप्टन मोहन सिंह, थर्ड है मेजर फुजियारा और फोर्थ है कैप्टन सूरजमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो मैंने सारी चीजें आपको करवा दिया है, ठीक है ना, एक एक चीज आपको मैंने अच्छे से और बिल्कुल ढंग से मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, सरोजनी नायडू ने किसको भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया है? दोस्तों क्या होगा उसका ऑप्शन? पहला है गोविंद वल्लभ पंत, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है रामप्रसाद बिस्मिल। तो किसको कहा गया है ये? सुभाष बाबू को किसने कहा है? सरोजनी नायडू ने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? ठीक है, नेहरू मैंने लिखवाया था कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर सही चीजें पूर्ण स्वराज की बात नहीं करके डोमिनियन स्टेट की बात कही थी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को भी इन्होंने रद्द कर दिया गया था, सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष बाबू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो मैंने वापस बता दिया कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके अंदर हम देखते हैं कि सुभाष बाबू वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया था, और हम देखते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया इसमें हार जाते हैं, और हम देखते हैं कि कौन जीत जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसके अंदर जीत जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक प्रकार से गांधी जी की हार, पट्टाभी सीतारामैया की हार गांधी जी की हार थी, और दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका अध्यक्ष चुना जाता है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे, किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अंतरिम सरकार बनती है, आजाद हिंद सरकार बनती है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि सिंगापुर के अंदर बनती है, ठीक है ना, कहाँ बनती है? सिंगापुर के अंदर बनती है। और हम देखते हैं टोटल 9 राष्ट्रों ने इनको अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की थी, और हम देखते हैं कि खुद इसके अंदर प्रधानमंत्री बोस बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस, और हम देखते हैं कि चीफ ऑफ कमांडर भी खुद ही बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रंगून के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, तारीख थी 21 अक्टूबर 1943। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों ध्यान रखना, सन 1943 में। तो हम देखते हैं आजाद हिंद सरकार बन रही, सरकार कहाँ बनेगी? सिंगापुर के अंदर बनेगी, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर की। हेडक्वार्टर, एक और हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? रंगून के अंदर एक और हेडक्वार्टर बनाया गया था। दोस्तों आंसर क्या होगा? सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों मैंने बता दिया कि जैसे ही इन्होंने कांग्रेस प्रांतीय कमेटी से इन्होंने इस्तीफा दिया कलकत्ता से, हम देखते हैं कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, तारीख थी 3 मई 1939, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तारीख थी 1939। नेक्स्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था सुभाष चंद्र बोस का? मैंने आपको कई बार आपको बेसिक से, यानी जो भी आप इस वीडियो को देखेगा सुभाष चंद्र बोस के अधिकतर सारे क्वेश्चन वो आराम से सोल्व कर देगा, अच्छे से करेगा, समझ में आएगा, तो ठीक है ना। तो मैंने आपको एक पृष्ठभूमि से लेकर उनका कार्यकाल से लेकर सारी चीजें आप उसकी सारी मैंने आप समझा दी है। अब आपको तय करना है कि, और साथ में क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड है कटक, तीसरा है रांची और फोर्थ है लखनऊ। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कटक, उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा, यह कथन किसका है? दोस्तों किसका है? पहला ऑप्शन सुभाष बाबू, सेकंड है महामना मदन मोहन मालवीय, थर्ड है तिलक साहब और फोर्थ है भगत सिंह। दोस्तों आंसर जो है सुभाष बाबू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया जय हिंद का नारा? हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है महात्मा गांधी जी और फोर्थ है मोतीलाल जी। तो फर्स्ट इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। देखेंगे नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो दोस्तों कब दिया गया? हम देखते हैं दिल्ली चलो का नारा। पहला ऑप्शन है 1942, 1943, 1944 या 1941। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के अंदर जब कमान सौंपी गई थी, आईएनए की कमान सुभाष बाबू को सौंपी गई थी, तो इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तारीख थी हम देखते हैं 1943। इसका क्या जाएगा? 1943। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ तो ये ऑप्शन ये दे रखे हैं कि ये क्या क्या है इसके अंदर। देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला है सीआर देशदास ने इन्हें नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल प्राचार्य नियुक्त किया गया था। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया, बिल्कुल ये सही है। सुभाष बाबू ने कलकत्ता नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। दोस्तों मैंने अच्छे से समझाया कि सीईओ के रूप में काम किया गया था, ठीक है ना। हम देखते हैं कि जब सुभाष बाबू 1923 के अंदर
हम देखते हैं सियार दास जब ये महापौर बने थे तो उस समय हम देखते हैं कि जो कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने थे, सुभाष बाबू। मैं तो ये भी आंसर सही है। कल कालांतर में हम देखते हैं कि कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी चुने गए थे, दोस्तों हम देखते हैं 1930 के आसपास। कब चुने गए थे? 1930 के आसपास हम देखते हैं कलकत्ता नगर निगम के ये महापौर चुने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दोस्तों ध्यान रखना 3 मई 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन करते हैं। दोस्तों चारों 1 2 3 4 इसके चारों ऑप्शन सही है। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर दोस्तों मैं सारे टॉपिक्स थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सहित व्याख्या साथ में रिवीजन, इन 4 चीजों को साथ लेके चल रहा हूं। दोस्तों ये जो वीडियो है आप देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डिटेल से करा रहा हूं, ठीक है ना। मैं जो चीज हो सकती है सारी चीजें कर रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन में इसके अंदर कराने की कोशिश किया हूँ। अब दोस्तों आप अधिक से अधिक तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं माता इनको पचा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 1 2 3 4 इसके अंदर आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान करी। दोस्तों मैंने आपको टोटल 9 राष्ट्र बताए थे, इसमें कौन कौन से मान्यता प्रदान करी? जापान ने, आयरलैंड ने, कोरिया ने, इटली ने। तो दोस्तों चारों इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा। टोटल 9 राष्ट्र मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस अपने सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गए थे। दोस्तों पहला ऑप्शन है 1, सेकंड है 11, थर्ड है 9 और डी है 10 बार। तो 11 बार ही अपने जीवन के अंदर किस पे गए थे? यात्रा। जबकि हम देखते हैं 9 बार कौन गए थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन गए थे 9 बार? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 9 बार गए थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों ध्यान रखना फ्री हम देखते हैं कि इंडिया सेंटर की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी। दोस्तों आपको पहले मैंने आपको बता दिया था कि 1941 के आसपास हम देखते हैं कि सुभाष बाबू जर्मनी जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर एक फ्री रेडियो सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर या स्वतंत्र भारत केंद्र की इन्होंने स्थापना की थी। और हम देखते हैं कि कहां पर? बर्लिन के अंदर। कहां पे स्थापना करते हैं? बर्लिन के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। दोस्तों इसके ध्यान रखना 2 और सेंटर थे, एक रोम था और एक पेरिस था। तो रोम था और एक पेरिस था। रोम और एक पेरिस, 2 इनके और मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्तित्व को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस व्यक्ति को राष्ट्र जो पिता है उपाधि दी थी। हम देखते हैं कि उन्होंने रेडियो सिंगापुर से हम देखते हैं दोस्तों उन्होंने एक रेडियो सेंटर की भी स्थापना की थी, ठीक है ना। वहां से इन्होंने इस रेडियो सेंटर से इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा राष्ट्रपिता के नाम से उन्होंने संज्ञा दी थी। तो किसको दी थी? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस कब से कब तक यूरोप रहे थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1933 से लेकर 1936 तक यूरोप के प्रवास पे रहे थे। और हम देखते हैं कि जब ये यूरोप के प्रवास पे थे तो हम देखते हैं कि इटली के मुसोलिनी से मिलते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि आयरलैंड से भी इनका संपर्क स्थापित किया। और दोस्तों हम देखते हैं कि एक महिला थी, ऑस्ट्रेलियन महिला एमिली सेंकेल, उनसे इनका विवाह होता है। और हम देखते हैं कि उनकी एक पुत्री थी, उनका जन्म होता है अनीता बोस। तो 33 से 36 के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एशियाटिक मिरर, सेकंड है द बंगाल गजट, थर्ड है कलकत्ता करियर और दोस्तों फोर्थ है बंगाल कथा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब जैसे 1920 के अंदर वो आईसीएस से मूवमेंट में थी और आईसीएस उन्होंने परीक्षा पास की थी, बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया था। और 1920 के अंदर हम देखते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंदर चले गए थे। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1922 के अंदर मूवमेंट चलता है और चोरा चोरी कांड होता है। हम देखते हैं अधिकतर नेताओं को इसके अंदर गिरफ्तार कर दिया गया था, उसमें सुभाष बाबू थे। और जैसे ही जेल से इन्होंने रिहा किया गया, टोटल बार 11 बार ये जेल में रहे। जैसे जेल से आए तो इन्होंने एक लिखी क्या समाचार पत्र का संपादन किया, उसका नाम था बंगाल कथा। क्या नाम था? बांग्ला कथा, 1921 के आसपास। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा था। किसने राष्ट्र नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है राम मनोहर लोहिया, थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल वो है प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। तो दोस्तों जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ स्थित था? पहला ऑप्शन है टोक्यो, सेकंड है रंगून, थर्ड है हम देखेंगे कि बर्लिन और फोर्थ है दिल्ली। तो कहाँ था इसका? हम देखेंगे आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ऑप्शन है सिंगापुर, रंगून, टोक्यो या फिर
तो हम देखेंगे कहाँ पे होगा ये ऑप्शन, देखेंगे टोक्यो के अंदर जो है प्रधान कार्यालय स्थित था। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो इजी सा है। फर्स्ट है कि मैंने शुरू में बताया था कि गांधी जी के द्वारा ही चित्तरंजन दास से मिले थे ये, तो पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड है महात्मा गांधी जी, और दोस्तों फोर्थ है तिलक साहब। तो नाम है राजनीतिक गुरु का चित्तरंजन दास, सी आर दास, बोलता था सी आर दास, इनको बोला जाता है सी आर दास। नेक्स्ट देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से क्या ढंग से मेल नहीं खाता है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन है माता प्रभावती देवी, पिता जानकीनाथ बोस, दोस्तों जन्म इनका कोलकाता में या फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के अंदर। दोस्तों आपको शुरू में बता दिया मैंने कि इनका जन्म कटक उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। माता का नाम प्रभावती देवी और जबकि पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 के अंदर इन्होंने ठीक है किया था। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, तो प्रभावती है, ठीक है ना, प्रभावती। तो उसका आंसर जो है जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दो क्वेश्चन और रह गए मात्र, इसके बाद अपन सुभाष चंद्र बोस के सारे जो क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस है निम्न में से आजाद हिंद फौज की डिवीजन कौन सी नहीं थी, कौन सी डिवीजन इसके अंदर नहीं थी। पहला ऑप्शन है आजाद ब्रिगेड, सेकंड है तिलक ब्रिगेड, सी है गांधी ब्रिगेड, या झांसी रेजिमेंट। दोस्तों हम देखते हैं कि जब 5 जुलाई को 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज की का पुनर्गठन किया गया था, तो हम देखते हैं कुछ ब्रिगेड बनी थी, इसमें अंदर से कौन सी नहीं है, तो दोस्तों कौन सी नहीं है, तिलक ब्रिगेड इसके अंदर नहीं है। कौन सी नहीं है, तिलक ब्रिगेड इसके अंदर नहीं है। दो नेक्स्ट है, हो गए। हाँ तो टोटल 34 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस का टॉपिक था ये, और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, और एक एक चीज को मैं लेकर समझाया हूँ सहित व्याख्या के साथ में और क्वेश्चंस के साथ में। जो जो क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। अब दोस्तों आपको देखना है कि कैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बेसिक से लेकर एक ऑब्जेक्टिव से लेकर और सहित व्याख्या के साथ लेकर मैं इस चैप्टर को जो सुभाष चंद्र बोस का जो टॉपिक है वो खत्म करता हूं। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाए, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ध्यान रखना अब मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक जो टॉपिक है स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो दोस्तों मैं कराने की कोशिश करूंगा। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।